को कवर कर देना है। अब आइए बात कर रहे हैं हम सच उगलने वाले टेस्ट या झूठ पकड़ने वाले टेस्ट। सच उगलने वाले टेस्ट, सच उगलने वाले परीक्षण, या झूठ पकड़ने वाले टेस्ट, झूठ पकड़ने वाले टेस्ट, झूठ पकड़ने वाले परीक्षण। या तो ये आपसे सच उगलवाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि आपका झूठ पकड़ेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके की इसमें बातचीत होती है। बिल्कुल सूखी हड्डी में केंद्रक क्यों नहीं होगा? केंद्रक कोई सजीव और चीज थोड़ी है, वो तो एक कोशिका के अंदर मिलने वाली संरचना है, हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट, फिर हम इसमें देखेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट, और फिर हम इसमें देखेंगे ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग, तो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, इन तीनों पर हमें चर्चा करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से झूठ को पकड़ा जाता है। हां बिल्कुल, केवल हमारी क्लास भी कर सकते हैं आप अनअकैडमी प्लस पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इफ्तार जब आप एडमिशन लेंगे तो आप हमारी केवल क्लास को भी कर सकते हैं, लेकिन फीस वही रहेगा। आइए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट। जिन्हें नार्को टेस्ट बहुत बढ़िया समझना है तो हिंदी में बॉलीवुड में एक मूवी थी तलवार, बॉलीवुड में एक मूवी है तलवार, उस मूवी को जरूर देखिएगा तो आपको नार्को टेस्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार की ये बातचीत है। अगर हम बात करें नार्को टेस्ट में, तो नार्को टेस्ट में किसी भी व्यक्ति को सोडियम एमाइटल, किसी भी व्यक्ति को सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटाथॉल, सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन को देने के बाद व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाता है। अर्धमूर्छित अवस्था का मतलब हुआ कि ना तो वह बेहोश है और ना ही वह सोया है, वह गहरी नींद में है, गहरी नींद में है, अर्धमूर्छित गहरी नींद में है। और इस अवस्था में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। माना जाता है कि व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए अपने मस्तिष्क में अधिक कार्य करना पड़ता है और उसे अधिक सक्रिय होना चाहिए, जबकि गहरी नींद में व्यक्ति का मस्तिष्क उतना सक्रिय नहीं हो पाता कि वो झूठ बोल पाए। इसलिए मस्तिष्क केवल वही जानकारी देगा जो कि उस मस्तिष्क में पहले से ही थी। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटाथॉल या सोडियम एमाइटल का इंजेक्शन देने के बाद व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाएगा और इस गहरी नींद में अब व्यक्ति से जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे वो वही उत्तर देगा जो उसके मस्तिष्क में ऑलरेडी मेमोरी के रूप में है, क्योंकि अब उसके मस्तिष्क की सक्रियता बिल्कुल शून्य हो चुकी है। अर्धमूर्छित अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा व्यवहारिक बताने की कोशिश करूंगा। याद करिए कि सपोज करिए सुबह 5 बजे नींद खुल गई थी, फिर नींद आ गई 5:30 बजे। तो जब दूसरी बार नींद आई होगी ना, बहुत गहरी नींद आई होगी, और मान लो गहरी नींद में पिताजी ने पूछा कि चाबी कहां रखी है, तो आप ऐसी परिस्थिति में सोचते नहीं है, बस आवाज आ गया, ब्रेन को पता चला कि पिताजी चिल्ला रहे चाबी कहां है, तो आपके शब्दों से निकल आएगा कि जहां रहती है वही होगी। तो ये जो आपने बोला कि जहां रहती वही होगी, ये आपके मस्तिष्क की मेमोरी थी जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जो था स्टोर बस उसे हमने चिल्ला दिया है। अर्धमूर्छित अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क की सक्रियता न्यूनतम होती है और ऐसी परिस्थिति में उसका मस्तिष्क झूठ बोलने के लिए आवश्यक क्रियाशीलता नहीं कर पाएगा और इसीलिए इस अवस्था में जो उसके द्वारा बोला जाएगा वो सच ही होगा। पर इसमें जो दवाई की मात्रा है वो आयु पर, लिंग पर, उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है।
अगर आपने दवाई थोड़ी बहुत भी ज्यादा दे दी तो व्यक्ति अर्धमूर्छित नहीं, पूर्ण रूप से मूर्छित होकर कहीं और निकल जाएगा और सच कहीं और बताएगा। इस कारण से कई देशों में मानव अधिकारों का हनन होने के कारण इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी डॉक्टर आपसे कुछ भी पूछ सकता है और आपकी हर जानकारी जुटा सकता है। इसमें आपके निजता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर भारत में भी इसे हम सबूत के रूप में पेश नहीं कर सकते। हां, लेकिन भारत में किसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लू नहीं मिल रहे हो तो अदालत से इसकी अनुमति लेकर उस जिस पर शक लग रहा है उस व्यक्ति से नार्को टेस्ट करा के पूछताछ कराई जा सकती है, लेकिन यह सबूत के रूप में स्वीकार नहीं होगा। ज्वालियर LB 2 में गंदा दिखाया गया है, गलत दिखाया गया है, उसे कभी हम सबूत के रूप में प्रूफ नहीं पेश नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि नार्को टेस्ट को माना जाता है कि केवल इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। इस तरीके से नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाती है, लेकिन नार्को टेस्ट को कभी सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, कोई डाउट हो तो। पंकज, पेड क्लासेस प्लस पर होगी, 2 घंटे हम डेली प्लस पर पढ़ाते हैं, 2 घंटे हम डेली प्लस पर पढ़ाते हैं। पूरे लेक्चर मिलेंगे इसमें, पूरे लेक्चर मिलेंगे इसमें। पेटीएम कैश फ्री ईरान, आप एक बार चेक करिए, प्रॉब्लम साउंड का तो क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई भी कुछ भी मालूम कर सकता है, इसी कारण से नार्को टेस्ट पर प्रतिबंध है। दवाई का कोई साइड इफेक्ट, दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन दवाई का इफेक्ट यह है कि अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। साइड इफेक्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक मस्तिष्क की एक्टिविटी कम ही रहती है, रिड्यूस ही रहती है। तो ओवरऑल अगर हम एक सिंपल सी बात आप लोगों से कहें तो याद रखना, नार्को टेस्ट सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटाथॉल, जिसके बाद व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाएगा। क्या आगे बढ़े हम? क्लियर हो चुका है सारी बातें? हमें बताते रहा करिए कि आपको क्लियर भी होता चला जा रहा है, तो हम आगे बढ़ते भी चलेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे पर, पॉलीग्राफ टेस्ट पर। अब हम दूसरा परीक्षण देख रहे हैं, पॉलीग्राफ का दूसरा नाम है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टिंग टेस्ट आप लोगों ने कुछ सीरियल देखे होंगे, सच का सामना, बिल्कुल। तो उसमें ऐसा ही ये परीक्षण होता है, एक मशीन होती है। पॉलीग्राफ मतलब लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कहते हैं इसको, एक्चुअल में लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, झूठ पकड़ने वाला परीक्षण है ये। आइए देखते हैं पॉलीग्राफ, इसके नाम से समझ में आ रहा है बहुत सारे ग्राफ होंगे इसलिए इसका नाम रखा गया है पॉलीग्राफ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखना, पॉलीग्राफ की अगर हम बात करें तो यह माना जाता है कि व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो ज्यादा असहज होता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे ज्यादा तकलीफ होती है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में बहुत सारे प्रकार की एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं। झूठ बोलना व्यक्ति के लिए कठिन होता है सच की तुलना में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब व्यक्ति से सवाल जवाब पूछेंगे तो उसके हार्ट रेट, उसके हृदय स्पंदन को मेजर करेंगे, हार्ट रेट को मेजर करेंगे, उसके रेस्पिरेशन की रेट को मेजर करेंगे, उसके हाथ और पैरों की मसल्स का मूवमेंट चेक करेंगे और उससे अब सवाल पूछेंगे। अब उससे सवाल पूछेंगे कि क्या आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है? जैसे कुछ लोग नहीं झूठ कहते कि मैं पीटी मेंस लिख रहा हूं इस बार, कुछ लोग हावाबाजी करते हैं। अब ऐसे लोगों को बिठा दिया कि क्या आपने यूपीएससी का मेंस लिखा है? तो अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसके शरीर की जो हृदय स्पंदन है, श्वसन की गति है, मांसपेशियों की गति है, उसमें परिवर्तन आएगा। और अगर उसमें परिवर्तन आया तो हम कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, और अगर सच बोल रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि सच वही है जो उसके मस्तिष्क में था। सच का मतलब उसके लिए जो सच था उसके मस्तिष्क में जो था वो हम कहेंगे कि वो सच है। तो एक सिंपल सी बात हम कहें तो इसका सिद्धांत यह है कि व्यक्ति झूठ बोलते समय अपने आप को ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। व्यक्ति झूठ बोलते समय अपने आप में ज्यादा कठिनाई महसूस करता है। इस परीक्षण में हम व्यक्ति के हृदय स्पंदन, श्वसनीय गति तथा मांसपेशियों की गति को मेजर करते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तनों के आधार पर यह तय कराते हैं
कि व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ। लेकिन यहां मेरी एक बात समझना, देखना, अनकंफर्टेबल या कठिन झूठ बोलना उन लोगों के लिए होता है जो जिंदगी में कभी कभार या पहली बार झूठ बोल रहे हो। जो जिंदगी में पहली बार झूठ बोल रहे हो वो अनकंफर्ट होते हैं। लेकिन आपने एक चैनल देखा होगा नापतोल चैनल पर देखना, वो प्रोडक्ट को बताएंगे कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट इस दुनिया में है ही नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उससे ज्यादा घटिया प्रोडक्ट है नहीं, और वो भी जानता है। लेकिन उसके चेहरे पर उसका कॉन्फिडेंस, उसके बोलने का तरीका, अब वो इतना झूठ बोलता है कि अब उसको आदत पड़ गई है एक तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को आदत पड़ गई होती है, जिन लोगों को झूठ बोलना एक सामान्य सी बात है, उन लोगों को यह परीक्षण टेस्ट नहीं कर सकता है। झूठ बोलना कठिन उन लोगों के लिए है जो कभी कभार या पहली बार झूठ बोल रहे होंगे। जो डेली झूठ बोलते हैं उन लोगों के लिए ऐसी कोई बातचीत नहीं होती है। इस कारण से इस परीक्षण की जो सत्यता है या इस परीक्षण के जो बारे में दावा है वो 100% हम सही नहीं कहते हैं। इस परीक्षण के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। आइए डाउट देख लेते हैं उसके परीक्षण की संभावनाएं, मतलब गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, नेता भी झूठ बोलते हैं प्रथम। आप बिल्कुल नेताओं को अगर बिठा दिया जाए तो कह सकते हैं कि वो पहचान ही नहीं आएगा कि कितना सही और कितना गलत होगा। हृदय की हरदा की नहीं पुष्पेंद्र, हृदय की स्पंदन के आधार पर, मांसपेशियों की गति के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो श्वसन गति उसके आधार पर, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, उसमें भी दिखाया गया है। तो बहुत सारी जगह पर यह परीक्षण सही नहीं देखा गया, बहुत सारी जगह पर यह परीक्षण सही नहीं देखा गया है। बिल्कुल हम कह सकते बहुत सारी, पर याद रखना इसी कारण से इसको अब जनरली बहुत सारी जगह बैन कर दिया गया है। यह केवल और केवल उपयोग किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन फिर से इसे हम प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी सही टेस्ट नहीं है। तो फिर प्रेजेंट में हम मानते हैं ब्रेन मैपिंग। सबसे बेहतर हम मानते हैं ब्रेन मैपिंग को, सबसे बेहतर हम मानते हैं ब्रेन मैपिंग को प्रेजेंट सिनेरियो में। देखना ब्रेन मैपिंग में क्या होता है। ब्रेन मैपिंग में सबसे पहले तो हम उसके मस्तिष्क पर कुछ इलेक्ट्रोड लगा देंगे और जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है, ईईजी जो होता है, उसके मस्तिष्क पर इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम उसका ईईजी कराएंगे और उसके मस्तिष्क पर जो इलेक्ट्रोड लगे उसका संपर्क एक कंप्यूटर के साथ होगा। और हम जिस व्यक्ति के ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाएंगे या हम उससे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे किसी घटना के विषय में। यदि उसके मस्तिष्क में उस घटना के विषय में पहले से ही कोई मेमोरी है तो वहां पर P300 नामक तरंगों का निर्माण होगा। P300 नामक तरंगों का निर्माण होगा। ये तरंगों की उपस्थिति इस बात को समझाती है कि इस व्यक्ति के पास उस प्रकार की कोई जानकारी है जिसे हम पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारे मस्तिष्क में जो भी मेमोरी होती है, हमारे मस्तिष्क में जो पूर्व की मेमोरी होती है, वो जब वापस रिकॉल की जाती हैं तो हमारे मस्तिष्क से कुछ विशिष्ट प्रकार की तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों का डिटेक्शन करना ही ब्रेन मैपिंग है। इस ब्रेन मैपिंग में वास्तव में हम उसके सामने सवाल जवाब कर रहे हैं, उसके सामने एक चित्र दिखा रहे हैं, उसके सामने कमेंट्री कर रहे हैं। अब उसके मस्तिष्क में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी किसी दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी जा रही है। अगर ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये जो कमेंट्री कर रहा है, उसी प्रकार का चित्र वहां बना जब वो बोल रहा है, उत्तर दे रहा है, और उत्तर देते समय उसी प्रकार का चित्र अगर वहां बना तो हम कहेंगे कि उसने और ये जो सारी बातें वो सही है, मतलब उसके मस्तिष्क में जो है वही उसने बताया।
लेकिन मान लो कि वो बता कुछ और रहा है और वहां चित्र कुछ और बन रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसने जो अभी बताया वो झूठ है। ब्रेन मैपिंग में हम उसके मस्तिष्क का मैप कर रहे हैं कि उसके मस्तिष्क में किस प्रकार की जानकारी है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करता है तो मस्तिष्क में विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, विशिष्ट प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को डिटेक्ट करना, इन तरंगों को समझना और उन तरंगों के आधार पर एक मैप तैयार करना, एक चित्र तैयार करना, और जो उसके द्वारा बताया गया चीज है या जो उसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस चित्र को मिलाना। अगर वो चित्र सेम है तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, लेकिन अगर उन चित्रों में भिन्नता आ गई तो हम कहेंगे कि उसने जो बताया है वह झूठ बताया है, क्योंकि उसका मस्तिष्क कुछ और चीज बता रहा है। हाल फिलहाल में कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी इस पर आए हैं, तो अभी तो स्वीकार किया गया है, लगभग कई देशों में स्वीकार किया गया है, लेकिन याद रखिएगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट या झूठ पकड़ने वाले, सच उगलने वाले सारे टेस्ट पर मानव अधिकार वाले जो भी संगठन हैं वो आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं यह मानव के अधिकारों का हनन होता है। इसलिए कई सारी जगह पर इन टेस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई सारी जगह पर ब्रेन मैपिंग अभी भी अनुमति की जा रही है। हम इस क्षेत्र में कहेंगे कि भारत ने हर जगह ब्रेन मैपिंग उपयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ जटिल मुद्दे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आतंकवादियों के हमलों की बात आती है, या इस प्रकार के कुछ बड़े ऐसे केस होते हैं जो पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कि मानव समुदाय के लिए जरूरी है, तो भारत उन क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्राफ होता है। ये बिल्कुल लेनी चाहिए प्रदीप। पॉलिटिकल साइंस के लिए तो हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरली पॉलिटिकल साइंस आप अनअकैडमी प्लस पर देख सकते हैं। ब्रेन मैपिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल। मेंटल मैन का भी, मेंटल मैन का तो ब्रेन मैपिंग कराते ही हैं, क्यों नहीं कराएंगे। बिल्कुल इस प्रकार का कई मूवीज में बताया गया है, इस प्रकार की चीजें कई मूवीज में बताई गई हैं। बिल्कुल नहीं, आप सही है, हम ये नहीं कहेंगे। हनन इसमें भी हो रहा है, हनन इसमें भी हो रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की निजता का जो प्रश्न है, निजता का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं यहां आ रहा है, इस कारण से हनन तो यहां पर भी हो रहा है। भारत में ब्रेन मैपिंग अभी इतनी आसान नहीं है, थोड़ी खर्चीली मेथड है, तो भारत में ब्रेन मैपिंग अभी शुरू होने की वाली है, लेकिन अभी भी हम नार्को टेस्ट को उपयोग करते हैं, लेकिन सबूत के रूप में नहीं। घर बना ले तो सच में हम पुरानी जाति के हो सकते हैं। मैं समझा नहीं। सेंसरी ऑर्गन की क्लास अभी नहीं, अभी प्लस पर अभी नहीं होगी। सेंसरी ऑर्गन क्लास वर्षा प्लस पर तो हो चुकी है, प्लस पर तो हो चुकी है, अभी इस पर नहीं हुई है। और स्टेम सेल विवेक हम पढ़ेंगे, अभी स्टेम सेल पर अभी कोई चर्चा नहीं, हम उसे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। अंकित, मानव हूं मैं भी, तो मूवी क्यों नहीं देखूंगा? क्या मूवी केवल बंदरों के लिए बनाई जाती है? रिकॉल होगी ब्रेन मैपिंग में। ब्रेन मैपिंग में रिकॉल जो हम करने जा रहे हैं उसके सामने जिस तरीके की हेमंत बातें होने वाली है, जिस तरीके की बातचीत होने वाली है, उसके अनुसार मेमोरी रिकॉल होगी। फिर वो 6 महीने की भी हो सकती है और 6 साल की भी पुरानी हो सकती है।